घर पे आई इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आपकी जो मैं भूगोल यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को 40 डेज का टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपका 25 जुलाई को क्या है एग्जाम है। तो उसी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपका यूनिट 4 और यूनिट 3 में आपको क्या कर रही हूँ, कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यूनिट 4 में आपका क्या है, भारत के भूगोल में मैंने आपकी लास्ट 2 क्लासेस जो आपकी ली है लास्ट 2 डेज में, दैट इज आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर और आपके नेशनल आपके पार्क्स पर। तो उन दोनों लेक्चर्स को आप देखिएगा। और उसके आगे पहले क्या था, जब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ा तो हमने देखा कि जीवों को क्या है, पर्टिकुलर वहां के फ्लोरा और फौना को कुछ मानव गतिविधियों को अलाउड करते हुए उनको प्रोटेक्शन देना है। फिर हम आए कहाँ पर, आपके नेशनल पार्क्स पर। तो नेशनल पार्क्स में हमने क्या देखा कि रिजर्व एरियाज हो जाते हैं। किसके द्वारा वो रिकमेंड किए रिजर्व एरिया घोषित किए जाते हैं। तो ये आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको टोटली रिजर्व एरिया यानी यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि अलाउड नहीं है। बट कुछ क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जहां पर एक विशेष आरक्षण की, विशेष देखरेख की, विशेष सुरक्षा की बात हो जाती है। तब क्या हो जाता है कि अब एक स्टेप आगे चलकर आप नेशनल से हटकर इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, वहां पर जो पूरे वर्ल्ड में आपके जैव विविधता, आपके समुदाय, आपके पूरे पेड़ पौधों, फ्लोरा फौना को क्या करती है, प्रोटेक्शन में सहयोग देती है। तो उनमें क्या होगा, उनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो वही इन्वॉल्वमेंट देखिए, आपने जब पहले क्या पढ़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ा, तो आप देखेंगे कि 600 से ज्यादा, 500 से ज्यादा लगभग क्या है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, क्योंकि उनमें प्रोटेक्शन क्या है एज कंपैरिजन टू आपके नेशनल पार्क से कम है। फिर आप जब जैसे ही नेशनल पार्क्स में जंप करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आपका रिजर्व एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, वहां के आप देखिए क्षेत्र कम होते गए। वहां पर लगभग 500 to 600 के आसपास, यहाँ पर 100 के आसपास। अब हम आ जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिनको स्पेशल मेंटेनेंस की, स्पेशल आपके प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। और इनको कौन घोषित करता है, तो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि किसी भी गवर्नमेंट के, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी देश की यानी कंट्री के आपकी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर या उनके मनोनयन पर क्या करती है, किसी भी साइट को या किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व क्या करती है, घोषित करती है। अब देखिए, जहां पर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आप किसकी नेशनल पार्क्स की बात कर रहे थे, तो वहां देख रहे थे कि ज्यादा जो आपका फोकस था वो सिर्फ फ्लोरा एंड फौना पे था, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपके फ्लोरा एंड फौना को तो प्रोटेक्शन करके चलना है, क्योंकि वहां पर जो जीव है उनके पास दिमाग नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह, और ह्यूमन बींग्स ही ऐसे है कि क्या करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इनको और मानव जंतु यानी फ्लोरा एंड फौना के बीच क्या करना है, एक को रिलेशन बनाना है, उनमें एक ऐसी अवेयरनेस लानी है वहां के स्थानीय समुदायों में, ताकि क्या करे, खुद से आगे आकर उनका क्या करे, प्रोटेक्शन करे। तो बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि आपके ह्यूमन बींग्स और आपके नेचर के बीच क्या करना है, एक को रिलेशन एस्टेब्लिश करना, और इसी यानी नेचर और ह्यूमन बींग के बीच को एग्जिस्टेंस बैठाना, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है, और आपकी कल्चरल वैल्यूज, जैसे बहुत से ऐसे स्थानीय समुदाय हैं, जनजातियां हैं, जिनका क्या है, पेड़ पौधों से, जंगलों से बहुत ही गहरा लगाव है, झुकाव है, उनकी कल्चरल वैल्यूज को भी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट की जाएगी, और उनके आधार पर किया जाएगा, आपके बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया जाएगा और उनकी सुरक्षा या उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके बायोस्फीयर रिजर्व का एक बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आते हैं कि बायोस्फीयर बेसिकली डिसाइडेड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, तो आपने समझ लिया। बट ये क्षेत्र होते कैसे हैं, ठीक है, तो इनको हम जानेंगे कि क्षेत्र होते कैसे हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जो सबसे इनर पार्ट होता है, ठीक है, सबसे इनर पार्ट होता है, दैट इज आपका कोर, ठीक है, दैट इज आपका कोर। इस एरिया में किसी भी तरह की गतिविधि क्या होती है, आपकी प्रोहिबिटेड यानी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। ये क्षेत्र पूर्णतः क्या होता है, आपका रिजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्षेत्र जो होता है, आपका सेकंड जो होता है वो है आपका कौन सा, बफर जोन। अब देखिए कि बफर जोन में क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य आपके क्या होते हैं, अलाउड होते हैं।
अब इसको बफर क्यों बोला गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, बफर जोन आपके कोर इनर एरिया को, सबसे इनर एरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाले कौन होंगे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स होंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये क्या होते हैं, पहले से ही अवेयर होते हैं, ये सिर्फ नेचर से रिलेटेड क्या करते हैं या आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप इकोनॉमिक रिलेटेड क्या करते हैं, सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। इनको यहाँ के पेड़ पौधों से, जीव जंतु से कोई लेना देना नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट। तो इनको क्या रखा गया है, बीच में रखा गया है, ताकि क्या हो सके, कोर एरिया को प्रोटेक्शन मिल सके, और सबसे लास्ट लेयर जो होती है आपकी, और सबसे आउटर लेयर जो होती है, दैट इज आपका ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये जोन क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, आप ट्रांजिशन से समझ में आता होगा कि हल्की क्या होगी, वहां पे चहल पहल होगी। ठीक है, थोड़ी सी गतिविधियां वहां पर अलाउड है। किस तरह की गतिविधियां, तो अब आपने क्या बोला है, बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट ये है कि ह्यूमन बींग्स और नेचर को साथ साथ लेके चलना है। तो कैसे साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि वहां के जो स्थानीय समुदाय है वो पूरे के पूरे पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो इस क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है, वहाँ पे लोकल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर कुछ गतिविधियां इकोनॉमिकली, ठीक है, या अपनी आजीविका के लिए क्या कर दिया जाता है, उनको गतिविधियां करने के लिए अलाउड कर दिया जाता है, जैसे वनोपज का संग्रहण करना, ठीक है, या आपकी लकड़ियां इकट्ठी कर लेना, ऐसे कुछ गतिविधियां, या एमएसएमई छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उन पर उनको क्या कर देना, अलाउड कर देना। तो ऐसी छोटी मोटी गतिविधियां यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी अलाउड होती हैं। तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में होता कैसे है। अब देखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व पर्टिकुलर एक स्टेट या उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, इसमें कुछ राज्यों के क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं या एक राज्य के क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकता है। चलिए, तो हम देखते हैं आपके इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आप ये याद रखिएगा, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो उन 18 में हम देखेंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, भारत को फिर से हम डिवाइड कर देंगे कुछ हिस्सों में। तो आप देखिए, सारे के सारे लगभग आपको इसी तरफ दिख रहे हैं, तो हम पहले क्या देंगे, नॉर्थ चले जाएंगे, नॉर्थ से हम नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ में जाते हैं, तो नॉर्थ में आपके दो हैं। ठीक है, एक आपका हिमाचल प्रदेश में, दैट इज कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल, और एक आपका नंदा देवी यानी आपका उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा है, ठंडा मरुस्थल, और वहीं पर आपके उत्तराखंड में कौन सा है, तो आपका नंदा देवी। और यहाँ की खासियत ये है कि ये पूरा हिमालय एरिया है, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, हिम तेंदुए बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रोटेक्शन, जो यहाँ की आपका फोना है या आपका फ्लोरा है, वहां पे क्या है, हिम तेंदुओं को ज्यादा ही क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। फिर आते हैं हम कहाँ पर, सिक्किम में। तो सिक्किम में आपको कौन सा मिलेगा, कंचनजंगा। और मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि कंचनजंगा क्या है, आपके पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और आपके वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो कंचनजंगा क्या होगा, आपके सिक्किम में है। फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखिए कौन सा मिलेगा, दिहांग देबांग, नदियों के नाम पर रखा गया है। यही दिहांग और देबांग यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का क्या है, नाम है। फिर आते हैं हम आसाम में। तो आसाम में आपको दो मिलेंगे, कौन कौन से, एक आपको मिलेगा मानस और दूसरा आपको क्या मिलेगा, डिब्रू सेखोवा। तो मानस और डिब्रू सेखोवा, इनकी खासियत ये है कि यहाँ पर सुनहरे लंगूर पाए जाते हैं। कैसे, सुनहरे लंगूर यहाँ की क्या है, खासियत है। साथ साथ लाल पांडा भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कहाँ पर, मेघालय में। तो मेघालय में आपको क्या मिलेगा, नोक्रेक, और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में लाल पांडा मिलते हैं। तो ये हो गया आपका नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नॉर्थ में आपके हिमाचल प्रदेश में आपका ठंडा मरुस्थल, और आपके उत्तराखंड में कौन सा, नंदा देवी। ठीक है, फिर आते हैं हम सिक्किम में। तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा। फिर आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका वहां पे नदियों के नाम पर दिहांग और देबांग। फिर आसाम में आते हैं, तो आसाम में आपका कौन सा मिलते हैं, दो मिलते हैं, डिब्रू सेखावा और मानस। फिर हम आते हैं मेघालय में। तो मेघालय में आपका नोक्रेक। ठीक है, यहीं पर आपको लर्न हो जाएगा। आप प्लीज मैप लेके बैठिए। मैं आपको हर क्लास में, हर लेक्चर में आपको ये बोलती हूँ कि प्लीज आप अपने साथ इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेकर बैठना मत भूलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कहाँ पर, आपके एमपी में। तो एमपी और मिडिल इंडिया में आ जाएंगे। तो एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करेंगे, और पश्चिम बंगाल को भी साथ मिलेंगे। तो हम पहले आते हैं एमपी में। तो एमपी में आपको दो मिलेंगे, कौन कौन से, पन्ना मिलेगा, और आपको कौन सा दूसरा मिलेगा, पचमढ़ी। ठीक है, तो देखिए मिडिल इंडिया की एक खासियत है कि यहाँ पर
तेंदुए, गौर, चीतल, ये सब आपको हर जंगल में मिल जाएंगे, हर नेशनल पार्क, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे जानवर यहाँ के एनवायरनमेंट की क्या है, विशेषता है। तो आपका ऊपर पन्ना में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। फिर हम आते हैं पचमढ़ी में, तो पचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। और पचमढ़ी के बायोस्फीयर रिजर्व की एक खासियत है कि यहाँ पर क्या है, आपकी उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, या सबसे बड़ी गिलहरी क्या होती है यहाँ पर पाई जाती है। अब एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज अचानकमार और अमरकंटक। दैट इज अचानकमार और अमरकंटक, सॉरी दोस्तों, ठीक है, अचानकमार और अमरकंटक। तो ये जो अचानकमार और अमरकंटक है ना, ये देखिए क्या है आपका, यहाँ पे एमपी है और यहाँ पे आपका सीजी है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में क्या है आपके, इन दोनों के क्षेत्रों पर ये जो एरिया है वो क्या है आपका, अचानकमार और अमरकंटक का। अमरकंटक आपका एमपी में आता है, अचानकमार का आपका सीजी में आता है। उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम अचानकमार और अमरकंटक घोषित किया गया है। यहीं पर आपको पता चल जाता है कि किसी एक राज्य के क्षेत्र को नहीं लिया जाता, ये 2 राज्यों के भी क्षेत्र को, 3 राज्यों के भी क्षेत्र को सम्मिलित करके क्या बनाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। फिर आते हैं हम कहाँ पर, आपके उड़ीसा में। तो उड़ीसा में आपको एक मिलेगा सिमलीपाल, और सिमलीपाल की खासियत है कि यहाँ पे क्या मिलता है, आपके गौर मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, और वेरी वेल नोन कि पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन के डेल्टा है। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपके रॉयल बंगाल टाइगर क्या होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया आपका मिडिल वाला भी पोर्शन कंप्लीट। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में आपका पहले मिले हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको क्या मिले, शेषाचलम, ठीक है। तो शेषाचलम आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। फिर जो पूर्णता का पूर्णता आंध्र प्रदेश में। फिर आते हैं हम कहाँ पर, आपके साउथ में है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है, आपकी मन्नार की खाड़ी, और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या मिलती है, डुगोंग यानी समुद्री गाय पाई जाती है, वो यहाँ की क्या है, विशेषता है। अब हम आते हैं आपके नीलगिरी पर। तो नीलगिरी का पहला फैक्ट ये है कि ये क्या है, 2 राज्यों के मध्य आता है। कौन कौन से राज्य हो गए, देखिए यहाँ पे आपका कर्नाटक, केरल हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो गया। तो देखिए ये जो क्या है, क्षेत्र पूरा आपका नीलगिरी, तो इन दोनों के बीच में आपका नीलगिरी आ गया, केरला और तमिलनाडु के, तो 2 राज्यों को लेता है। पहली बार सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने होने वाला भी यही बायोस्फीयर रिजर्व था। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या मिलते हैं, नीलगिरी ताहर मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट ऐसे ही आपको लर्न करते हुए चलना है। फिर आते हैं हम कहाँ पर, अपने अगस्त्यमाला में। तो अगस्त्यमाला में क्या है, यहाँ पर इसकी भी आप विशेषता देखिए। पहला तो क्या है, ये 3 राज्यों को कवर करता है, ठीक है, 3 राज्यों को। कौन कौन से राज्य हो गए, केरला, आपका कर्नाटका और आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके हाथी बहुतायत में मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके साउथ का कंप्लीट। तो साउथ को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आंध्रा में हमने शेषाचलम पढ़ा, जो पूर्णतः आंध्र प्रदेश में। फिर हमने सेकेंड आपका मन्नार की खाड़ी पढ़ा, जो आपका पूर्णतः तमिलनाडु में, जहाँ पर क्या मिलती है, आपकी समुद्री गाय और डुगोंग मिलती है। फिर हमने क्या पढ़ा, आपका नीलगिरी पढ़ा। तो नीलगिरी आपका कहाँ पर है, 2 राज्यों में। कौन कौन से राज्य, एक केरला और एक आपका तमिलनाडु। और ये जो नीलगिरी है, ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। और सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पर नीलगिरी ताहर मिलते हैं। फिर आते हैं हम कहाँ पे, अगस्त्यमाला में। अगस्त्यमाला में आपके 3 राज्यों के क्षेत्रों को लेता है। कौन कौन से राज्य हैं, वो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तो ये हो गया। फिर आते हैं हम कहाँ पर, आपका गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, आपकी कच्छ है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। ये आपका क्या है, पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अगेन आई रिपीटेड कि ये क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट क्या है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ की विशेषता क्या है, आपको पता है गुजरात में कौन सा जानवर है, जो विशेषता है वहाँ की, जंगली गधे। तो जंगली गधे सिर्फ और सिर्फ गुजरात में मिलते। तो कच्छ के खाड़ी की जो विशेषता यह है कि यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपके जंगली गधे मिलते हैं। और लास्ट आपका बच गया कौन सा, अंडमान निकोबार में स्थित ग्रेट निकोबार एंड अंडमान द्वीप, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ पर समुद्री मगरमच्छ मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक पॉइंट पर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यूनेस्को ने क्या किया
अब इस प्रोटेक्शन को भी और ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा वॉच करना, वहां की गतिविधियों को, वहां के फ्लोरा एंड फौना को एक मैप कार्यक्रम चलाया, ठीक है, लॉन्च किया, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मैप यानी MAB, ठीक है, यानी यहीं पे लिख देते हो MAB, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको लॉन्च कब किया गया यूनेस्को के द्वारा 1971 में आपका लॉन्च किया गया। इसका मैंने बताया कि एक कदम और आगे जाना प्रोटेक्शन को लेकर, को रिलेशन को लेकर ह्यूमन बीइंग और फ्लोरा फौना के बीच, नेचर के बीच। तो ये क्या है आपको 1971 में। तो इंडिया में बस आप इतना याद रखिएगा MPPSC को टारगेट, क्योंकि आपको क्या है 40 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस और चूज ही होना है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है। तो ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। आपको बस इतना जानना है कि पहला तो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको भारत में मैप प्रोग्राम के अंतर्गत के तहत लिया गया है। तो ऐसे आपके 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से, आपके नंदा देवी, ठीक है, कंचनजंगा। मैंने देखिए स्टार लगा दिया हर जगह, आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगी। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका नंदा देवी, आपका कंचनजंगा, आपका नोक्रेक, आपका सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानकमार, पचमढ़ी, अगस्तमाला, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, ठीक है। तो ये टोटल आपके 11 क्या है, मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही सिंपल कि ये बायोस्फीयर कौन से राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसका नाम दे देगा, बता, और 2-3 स्टेटमेंट दे देगा कि इसको ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है कि नहीं, ठीक है। फिर दे दिएगा इनकी नेशनल पार्क है कि नहीं, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है कि नहीं, ठीक है, ये मैप प्रोग्राम के अंतर्गत है कि नहीं। ऐसे तरीके से वो है या नहीं में आपका स्टेटमेंट देगा। आपको राइट स्टेटमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे अगस्तमाला, क्या ये सिर्फ आपका तमिलनाडु में, रॉन्ग। ये क्या सिर्फ आपका केरला में, गलत। ये क्या सिर्फ आपका कर्नाटका में, गलत। ये तीनों राज्यों में आता है। तो राज्यों को भी आप क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आपका कंप्लीट बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अगर आपको कहीं पर भी कमी दिखती है तो आप प्लीज, या आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको फर्दर वीडियोस के क्या हो सके, लेक्चर्स प्रोवाइड हो सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।